Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science, our environment, geography class 7th, chapter number 7, okay? And the chapter number 7 is human environment, settlement, transport and communication, okay? So students, human environment means मानवीय पर्यावरण, settlement means बस्तियाँ, okay? Transport परिवहन या यातायात and communication संचार, okay? So let's read this chapter students, and this is video 1. All right, video 1 of chapter number 7, class 7th, okay? So let's start students. In chapter 1 you have learnt that early human being dependent entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learnt new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. Okay, so students, in chapter 1 पिछले पार्ट में चैप्टर 1 में you have learnt, आपने सीखा that early human beings dependent entirely on nature for food, clothing and shelter. Okay, but with time they learnt new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव, जो अर्ली ह्यूमन था, जो प्रारंभिक मानव था, वह भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूरी तरह से केवल प्रकृति पर निर्भर था. ओके, लेकिन बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाने की चीज़ों का, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, बिल्ड होम्स घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया. ओके, In this way they modified the environment where they lived. Okay, इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया. Okay, तो पाठ 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया. इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड नाउ अबाउट सेटलमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में, उनके निवास स्थानों के बारे में, उनकी बस्तियाँ. ओके, तो सबसे पहले देखिए सेटलमेंट्स क्या होते हैं. ओके, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements, okay, become larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile and Huang He? Okay students, तो अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में. सेटलमेंट्स क्या होता है, बस्तियाँ क्या होती हैं. ओके, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस, बस्तियाँ वे स्थान हैं, वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं. ठीक है, तो बस्तियाँ या सेटलमेंट्स वे स्थान होते हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं. ऑल राइट, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. जो प्रारंभिक मानव था वो पेड़ों पर या फिर केव्स मीन्स गुफाओं में रहता था. ठीक है, अर्ली मानव पेड़ों में और गुफाओं में रहता था. व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम. ओके, और जब धीरे धीरे उसने फसलों को उगाना प्रारंभ किया, व्हेन दे स्टार्टेड ग्रो क्रॉप्स, जब उसने फसल उगानी प्रारंभ की, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम. ओके, और उसी तरह से जैसे ही उसने फसलें उगाई तो
उनके लिए एक जगह पर परमानेंट घर बनाना, स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि अब एक जगह पर फसल उगाते थे तो उनको काफ़ी टाइम फसल उगने तक, फिर उसको कटने तक, सूखने तक, पकने तक, उसे काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रुकना पड़ता था। तो उनके लिए ये आवश्यक हो गया था कि वे एक जगह स्थायी घर बनाएं। The settlement grew near the river valley as water was available and land was fertile. Fertile means उपजाऊ, ठीक है। रिवर वैली नदी घाटियाँ, तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के पास हुआ क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट मीन्स की पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और वहाँ की जो मिट्टी होती थी वे बहुत क्या थी, उपजाऊ होती थी। जो वहाँ की भूमि थी वह बहुत उपजाऊ थी। ओके। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. With the development of trade, okay, व्यापार के विकास के साथ, कॉमर्स वाणिज्य के विकास के साथ, एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, ओके, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था, निर्माण कार्य होता था, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, ठीक है। तो इन सब के विकास के साथ साथ मानव की जो बस्तियां थी वो भी बड़ी होती चली गई। ऑलराइट। सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली, और नदी घाटी के निकट बस्तियां क्या होने लगी, बनने लगी, पनपने लगी, एवं सभ्यता का, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता का विकास हुआ। ऑलराइट। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रो along the banks of river Indus, Tigris, नील एंड वांग हे? ओके। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एंड हुआंग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? ओके, तो इसको याद करिए, सोचिए, क्या रिमाइंड करिए। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे बस्तियाँ की, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सेटलमेंट। तो जैसे कि हमने बताया सेटलमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, सेटलमेंट वह स्थान है, ओके, सेटलमेंट वह स्थान है जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। ओके। तो लेकिन प्रारंभिक मनुष्य क्या था, वो तो वृक्षों में, गुफाओं में निवास करता था। प्रारंभिक मनुष्य गुफाओं में और पेड़ों पर और वृक्ष, ठीक है, वृक्ष पर, पेड़ों पर, जंगलों में, पत्थरों के नीचे, कहीं भी गुफाओं में क्या करते थे, वे निवास करते थे। लेकिन जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के आसपास हुआ क्योंकि नदी घाटी के पास उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था और वहाँ की जो मिट्टी थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, उपजाऊ थी, ठीक है। फिर व्यापार, वाणिज्य एवं निर्माण विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियाँ और बड़ी होती चली गई, ठीक है, और नदी घाटी के निकट बस्तियाँ पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि सिंधु, टिग्रिस, नील एंड हुआंग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के बारे में आपको कुछ याद है जो आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में? ओके, इसको याद करिए। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold desert or mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, sifting, cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. Okay. सो स्टूडेंट्स, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट मीन्स होता है स्थायी, टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, ठीक है। तो जो सेटलमेंट्स हैं, जो बस्तियां हैं स्टूडेंट्स, वे टेम्परेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है और अस्थाई भी हो सकती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। ऐसी बस्तियां जो थोड़े समय के लिए बनाई जाती हैं उसे टेम्परेरी सेटलमेंट कहा जाता है, यानी उन्हें अस्थाई बस्तियां कहा जाता है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. The people living in deep forest, वे लोग जो घने जंगलों में रहते हैं, गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, एंड कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, और ठंडे रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग
घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों में रहने वाले अक्सर अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlements. Okay students, तो घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, सिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। ओके, वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि, ओके, एवं ऋतु प्रवास, ठीक है, और ऋतु प्रवास करते हैं। मीन्स कि वे शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए, स्थानांतरित खेती करने के लिए, और ऋतुओं के कारण ठंडे में वे गर्म जगह आ जाते हैं, गर्मियों में वे ठंडी जगह आ जाते हैं। तो ऐसे प्रवास को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रवास को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ओके, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वे वहाँ पर कैसी बस्तियाँ बनाते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट्स वहाँ पर बनाते हैं। ओके, However, more and more settlements today are permanent settlements. लेकिन आजकल ज़्यादातर जो बस्तियां हैं वे permanent settlements हैं, यानी स्थायी बस्तियां हैं। ओके, in these settlements people build homes to live in. इस प्रकार की बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो हम पढ़े थे स्टूडेंट्स सेटलमेंट्स के बारे में। तो सेटलमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। ओके, अब जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो स्थायी बस्तियां होती हैं, वे तो नाम से ही क्लियर है कि वे बस्तियां एक ही जगह पर बनाई जाती, वहाँ से लोग फिर मूव नहीं करते, चाहे कोई भी ऋतु हो या फिर कोई भी कार्य हो। और जो टेम्परेरी होती है वे होती है अस्थाई बस्तियां, वहाँ पर लोग कुछ ही समय के लिए रहते हैं और फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हम पढ़े थे बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए, कम समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, human settlements, you can see here this picture of human settlement. Okay, figure 7.1. Okay, do you know, क्या आप जानते हैं, the place where a building or a settlement develops is called its site. Okay, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साइट या बसाव स्थान। द नेचुरल कंडीशंस फॉर सेलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट्स आर फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉयल। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स कहीं पर आदर्श बसाव और परमानेंट बसाव के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, अगर आदर्श बसाव स्थान के चयन किया जाए तो ये चार चीज़ों को अक्सर देखा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आइडियल सेटलमेंट स्थान के लिए अगर हम सेलेक्शन करें तो ये प्राकृतिक दशाएं वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे नंबर 1 है फेवरेबल क्लाइमेट। ओके, तो फेवरेबल क्लाइमेट क्या होता है? अनुकूल जलवायु। एंड सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए। नंबर 3 है सुटेबल लैंड, यानी उपयुक्त भूमि। ओके, एंड फोर्थ वन इज फर्टाइल सॉयल, यानी उपजाऊ मिट्टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurupreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurupreet arrived, tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Okay, she explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurupreet's back and sighed. Oof, the pollution in our city. Prasad had recently come, okay, from his village.
He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. Prasad said our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. So it was Mary's birthday party. Mary का जन्मदिन था. She and her friend were waiting for गुरप्रीत to arrive. Okay, वह और उसकी दोस्त गुरप्रीत के आने का इंतजार कर रहे थे. Okay, सो दैट मैरी कुड कट द केक. और इसके बाद उनके आने के बाद मैरी को केक काटना था. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड. और अंततः गुरप्रीत आ गई. ओके, गुरप्रीत पहुंची. टायर्ड, कफिंग एंड वेजिंग. ठीक है, थकी हुई, खांसती हुई और वेजिंग मीन्स हाफती हुई. तो आखिरकार गुरप्रीत थकी, खांसती और हाफती हुई पहुंच गई. सी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरेबल. ठीक है, और उसने बताया कि जो ट्रैफिक था, यातायात जाम था, वह बहुत अधिक था. मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइड. ओफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी. प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज. ओके, तो मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी और कहा, ओ हमारे शहर में बहुत पॉल्यूशन है. प्रसाद हाल ही में गांव से आया था. उसने पूछा. ओके, ही आस्क्ड. उसने, प्रसाद जो कि हाल में ही गांव से आया था, तो उसने पूछा, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़. ओके, तो उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोविंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़. ओके, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग. जो गाड़ियों के जो नंबर हैं वे इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोविंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़. शहरों में बढ़ती आबादी के कारण, शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. ओके, मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड. मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने बताया. मैरी आस्क्ड. मैरी ने पूछा, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़. हर मदर रिप्लाइड, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. तो मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं. ओके, जब सब लोग इतने ज़्यादा शहर में आ रहे हैं तो ये शहर में क्यों आते हैं. तब उसकी माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी करने के लिए, बेटर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा के लिए एंड मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं. मैरी फर्दर इंक्वायर्ड. मैरी ने फिर से पूछा. ओके, if so many people keep coming to cities, where will all the people live. Okay, तो मैरी ने फिर से पूछा कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे. मिस्टर थॉमस सैड. मिस्टर थॉमस ने कहा, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition. Okay, तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही
कारण है कि अत्यधिक संख्या में यहाँ पर स्लम्स मीन्स बस्तियाँ, ओके, बस्तियाँ और अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट मीन्स जो कब्जा करके बस्तियाँ बनाए देते हैं लोग सड़कों के किनारे, जहाँ लोग कंजेस्टेड भीड़ भाड़ एवं अनहाइजीनिक यानी अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। उन्होंने कहा शॉर्टेज ऑफ पावर, बिजली की कमी और पानी की कमी, पानी की सप्लाई की कमी शहरों की मुख्य समस्या हो गई है। प्रसाद ने कहा अवर विलेजेस मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathing in, okay। तो प्रसाद ने जब ये सारी बातें सुनी तो प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली जगह, खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital, okay। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था, ओके। Now next para। From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading, etc. Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available, okay, in figure 7.2. In a scattered settlement, dwelling are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate, okay। So from the above conversation, we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements, okay। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें ऊपर के कन्वर्सेशन से, ओके, ऊपर दिए गई बातचीत से हम देखें तो बस्तियों के दो विभिन्न चित्र या दो प्रकार की बस्तियां हमारे सामने आती हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि ग्रामीण एवं सिटी, ठीक है, ग्रामीण एवं अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल मीन्स ग्रामीण और अर्बन सेटलमेंट्स यानी ग्रामीण और शहरी बस्तियां, ओके। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट। The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading, etc. Okay, the villages are rural settlements। अब जो गांव होते हैं, गांव में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, फिशिंग, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री, वनस्पति का वानिकी मीन्स वनों में उत्पादन करते हैं, वनों के पेड़ों से उत्पादन करते हैं, वहाँ के से उत्पाद लेते हैं, क्राफ्ट वर्क, ठीक है, दस्तकारी एंड ट्रेडिंग मीन्स और व्यापार, ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ वहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, ठीक है, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स रूरल सेटलमेंट होता है यानी जो ग्रामीण बस्ती होती है वो क्या होती है, कॉम्पैक्ट यानी सघन, जटिल, मतलब बहुत ज़्यादा लोग भी वहाँ पर हो सकते हैं, या स्कैटर्ड भी हो सकती है, कम घर भी वहाँ पर होंगे, दूर दूर पर भी वहाँ पर सेटलमेंट होंगे। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, ओके। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सघन बस्तियों की, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी सघन बस्तियाँ क्या होती हैं, सघन बस्तियों में स्टूडेंट्स घर पास पास बने होते हैं, फिगर 7.2 यू कैन सी, ओके। और जो दूसरी बस्तियां होती हैं मीन्स की कौन सी बस्ती, स्कैटर्ड जो होती है, ठीक है, तो उसे हम प्रकीर्ण भी कह सकते हैं या फिर दूर दूर पर फैली हुई बस्तियां भी हम कह सकते हैं। तो इन फैली हुई बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर फैले हुए होते हैं, पास पास पर नहीं होते, ठीक है।
इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। बहुत बड़े क्षेत्र में दूर दूर तक ये घर फैले होते हैं। कहाँ पर? स्कैटर्ड सेटलमेंट यानी प्रकीर्ण बस्तियों में। ठीक है। So this type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate। तो इस प्रकार का जो settlement होता है, इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं, वे ज़्यादातर hilly tracts यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, थिक फॉरेस्ट घने जंगलों में, एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट या फिर अत्यधिक जलवायु मीन्स अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ, places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts। ठीक है। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, हैवी रेनफॉल वाले क्षेत्रों में जो छतें बनाई जाती हैं वे ढलान वाली छत बनाई जाती हैं। ठीक है। और जिन स्थानों पर places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform on stilts। और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म तथा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पर घर बनाए जाते हैं? वहाँ पर स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ऑलराइट। Thick mud walled houses with thatched roof are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct a house. Thick mud walled house with thatched roof are very common in areas of hot climate। तो hot climate वाले क्षेत्रों में, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में स्टूडेंट्स मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। ठीक है। किसकी बनी रहती है? थैट्स्ड रूफ यानी घास फूस की बनी रहती हैं। ओके। और वहाँ स्थानीय सामग्री से घर बनाते हैं। लोकल मटेरियल जैसे कि स्थानीय सामान जैसे पत्थर, मिट्टी, ठीक है, और चिकनी मिट्टी और स्ट्रॉ यानी घास फूस जो बोलते हैं, स्ट्रॉ, तृण आदि से वहाँ पर यूज़ करके घरों का निर्माण किया जाता है। ओके। The towns are small and the cities are larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and service. Name some of the village, towns and cities of your state. Okay, so the towns are small and the cities are larger urban settlements। अब जो यहाँ के नगर होते हैं वे छोटे होते हैं। ठीक है। एंड द सिटीज़ आर लार्जर, और शहर जो होते हैं वे बड़े होते हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में। ओके। शहरी क्षेत्रों में। ऑलराइट। इन अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। और शहरी क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, और अब आप अपने गांव के, शहरों के, नगरों के, राज्यों के नाम बताइए। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के आपको नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे क्लास इज ओवर। Now tomorrow I will be back with other topics of this chapter. So till then students, revise your work, all right, and be safe, take care, have a nice day.